नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञानी जीवन में। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर चलने वाले हैं जो कि साइंस के जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार परीक्षाओं में साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे और अनदर वीडियो भी आता रहेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है बैक्टीरिया से। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कानों में कुल हड्डियों की संख्या है, कानों में कुल हड्डियों की संख्या 6 है। पौधे का प्रजनन अंग है, तो पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वो फूल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो इसका जो राइट आंसर है आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से। लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से ही, आरबीसी के माध्यम से ही ऑक्सीजन का जो है परिवहन पूरे शरीर में होता है। घेघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो घेघा रोग थायराइड ग्रंथि के फूल जाने से होता है। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं, जबड़ों में सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? तो प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए देख लेते हैं। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी पेड़ की उम्र कितनी है? तो इसका जो है तने के बने हुए घेरों को गिनकर, इसको रिंग या वलय बोलते हैं। जब आप किसी पौधे को काटेंगे तो उसमें वलय या रिंग होता है, उसी रिंग को गिनकर आप बता सकते हैं कि जो है इसकी उम्र कितनी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत हैं। तो अभी तक लोग सोचते थे कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं उसी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का O2 जो है बाहर निकल के आता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं वो H2O का, जो जल का ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन निकल के बाहर आता है। तो ऑक्सीजन का स्रोत पेड़ पौधों के माध्यम से क्या है? जल है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस हैं। तो हरे फलों को कृत्रिम ढंग से जो पकाने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं वो एसिटिलीन गैस हैं। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हैलोफाइट्स। पौधों द्वारा नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? नाइट्रेट के रूप में, यानी नाइट्रेट लवण के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन को डायरेक्ट पौधे जो हैं उपयोग नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क में स्थित होती हैं। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च एवं शर्करा। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आते हैं? स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। पौधे का कौन सा भाग जो है अवशोषण करती हैं या ऑक्सीजन का अवशोषण करती हैं, आप कह सकते हैं? तो पत्तियाँ। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्ति किया जाता है? बड़े ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिनकोना के पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? ये सिनकोना पौधे की तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ECG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो वैसे मस्तिष्क इसमें दिया है, लेकिन हृदय भी ECG का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, जो कि हृदय के लिए उपयोग होता है, हृदय की जाँच के लिए। आगे देखते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अब इसे याद रखें। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत बार क्वेश्चन में इस टाइम पूछा जा रहा है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक पाई जाती है। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का तेल जो है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। अफीम
पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो आप वैसे अधिकांशतः यूट्यूब पर जाके वीडियो में देखेंगे तो पौधे के फूल से अफीम निकलता है, जिसे ओपियम पप्पी के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि अफीम का वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसमें होती हैं? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वाष्प यानी जल का बाहर निकलना, ये पत्तियों के माध्यम से होते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जो है एकदम से माइंड में रखें। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया, सबसे लंबा जीवित वृक्ष के अंतर्गत आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? EMS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जन्मदाता कहे जाते हैं। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? रेगिस्तान में पाई जाने वाली जो वनस्पतियां होती हैं वो मोस्टली कटीली झाड़ियां होती हैं, जिसे जीरोफाइट कहा जाता है। खरीफ के मौसम का समय है, खरीफ फसल जो होती हैं उसका टाइम पूछा है, ये जून से सितंबर तक होती हैं। तो आप याद रखेंगे खरीफ जो है फसल है जून से सितंबर तक इसका मौसम है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो रबर का सबसे जो बड़ा उत्पादक देश है वो थाईलैंड है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है? तो फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? अगर प्रश्न ऐसा पूछता है तो भी मतलब वही है, यानी उसका पुष्प क्रम खाया जाता है, मतलब उसका पुष्पक्रम खाने योग्य भाग के अंतर्गत आएगा। सबसे बड़ा पुष्प होता है, ये बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है? रेफ्लेशिया का सबसे होता है। ट्विंकल रोग किस फल में होता है? नींबू में। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान है। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? तो इसका राइट आंसर है गेहूं का। मतलब हरित क्रांति जब आई उसके बाद किस जो है फसल का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ा था? तो वो गेहूं था। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। कपास जो जहाँ सबसे ज़्यादा जो है उगाया जाता है वो है गुजरात। भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं केरल। तो रबर के मामले में भारत जो है, भारत में अगर बात की जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। रेड राट रोग किस फसल का है? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं गन्ना, क्योंकि गन्ना चूसने वाले जानते हैं कि गन्ने में कभी कभी कीड़े लग जाते हैं जिसके कारण अंदर जो है लाल कलर का हो जाता है। तो रेड राट रोग गन्ने का है। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है? तो धान का। मतलब भारत में सबसे ज़्यादा धान का जो है उपज होता है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मज़ेदार क्वेश्चन है, जमुना पारी। मुर्राह किस पालतू प्राणी की नस्ल है? तो मुर्राह भैंस की नस्ल है। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है? तो याद रखिएगा कैसीन। कैसीन दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसका राइट आंसर है रेनडियर। गरीबों के गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो इसका नाम है सानेन। सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है।
एपीकल्चर किससे संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर संबंधित है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान में रखें। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल मांस उत्पादन से। आप ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ को काटा जाता है तो वहाँ से ब्लड निकलता है और ब्लड का कलर मोस्टली लाल होता है। तो लाल क्रांति मांस उत्पादन से संबंधित है। आप सही ऑप्शन तक पहुँच जाएंगे। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारत डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 1970 में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन। अगर आप इसको याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि अथाह पानी हो ना, और पानी में बहुत ध्यान से देखें तो जो है आपको कलर दिखता है नीला टाइप का। बहुत ज़्यादा पानी हो, गहरा पानी हो तो नीला टाइप का आपको दिखता है। अगर पानी स्वच्छ है तो पानी में रहती है मछली। इससे आप याद कर पाएंगे कि नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी मुर्गियों से संबंधित है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। अणुप्रकाशीय भी बोलते हैं या परमाणु कहते हैं। तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सोलर पैनल जिसे हम लगाते हैं उसको सौर सेल बोलते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हाइगेंस ने दिया था प्रकाश के तरंग सिद्धांत को। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा ध्वनि तरंगें सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम में चलती हैं। क्योंकि आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि ट्रेन अगर बहुत दूर हो और उसकी पटरी पर आप कान लगाकर सुने तो ट्रेन के इतने दूर होने के बावजूद पटरी पर आवाज़ जो है आपको स्पष्ट सुनाई देगी। इससे आप तय कर सकते हैं कि जो है ट्रेन आ रही है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड। ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकंड तक रहता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो 273 केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक मापने पर 273 केल्विन आता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। जैसा कि दो होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए में भी पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, और आरएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है, तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। किसी तत्व के गुण को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के गुण को अगर प्रदर्शित कौन करेगा? परमाणु क्रमांक। मतलब परमाणु क्रमांक के आधार पर ही हम तय कर पाते हैं कि वो धातु हैं कि अधातु हैं, कि वो जो है एक्रिय गैस तत्व हैं। ये परमाणु क्रमांक के आधार पर ही तय होता है। जब उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो जिस वर्ग में जाता है उस वर्ग का एक अलग गुण प्रदर्शित होता है। यानी किसी तत्व का गुण प्रदर्शित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है उसका परमाणु क्रमांक है। सिनेबार किसका खनिज है? सिनेबार पारे का खनिज है। किस निष्कर्षण हेतु साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? साइनाइड जिसका संकेत क्या होता है? Cn होता है, और एक बहुत ही खतरनाक जो है ये विषैला पदार्थ है। तो किसके निष्कर्षण से साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर है चांदी। हवा के देख लेते हैं। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को कहते हैं परम आर्द्रता। मानव निर्मित प्रथम रेशा था। मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या था? तो मानव के द्वारा निर्मित किया जाने वाला प्रथम रेशा था नायलॉन। इसको माइंड में नोट डाउन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था? स्ट्रासमैन द्वारा देखा गया था। स्ट्रासमैन द्वारा देखा गया था।
नाभिकीय विखंडन को। तड़ित चालक निर्मित होते हैं तांबा द्वारा। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च का पाचन लार के माध्यम से होता है, तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी? लिफ्ट की खोज ओटिस के द्वारा की गई थी। कैथोड किरणें किसकी बनी होती हैं? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। हमने इसके पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था जिसमें परमाणु बताया था, परमाणु क्रमांक बताया था। तो परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होंगे, अंत में जाने वाले इलेक्ट्रॉन, उसके आधार पर उसके जो हैं गुण तय होते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। कक्षा 12 में इसका एक जो है एक हेडिंग है। तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत उसने बताया था कि एक साथ किसी भी कण का, जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म कण का, स्थिति और वेग दोनों का एक साथ पर्याय निर्धारण असंभव है। चलिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए बहुत अधिक दाब पर CO2 भरी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, इसे हम जो है श्वसन प्रक्रिया के दौरान बाहर निकालते हैं। और जो है सोडा वाटर, जिसे आप कोका कोला, थम्स अप वगैरह जो आप कहते हैं, उसमें CO2 क्या है कि एक ज़्यादा जो है दाब पर भरी जाती हैं, तो वो शरीर के लिए कितना नुकसानदायक होता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है बैंगनी रंग का। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, पूछा जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं सीधा। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है। तो फोटोग्राफिक कैमरे का जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। प्रकाश तरंगे उदाहरण हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। फ्यूज के पदार्थ का तापमान होना चाहिए निम्न गलनांक वाला। वैसे माना जाता है कि चांदी का तार ठीक है, बट क्या होता है, निम्न गलनांक होने पर क्या होगा, उसका फ्यूज जो है आराम से जो है कट जाएगा, और अंदर के अगर कोई ऐसे भी जो उपकरण हैं जो जलने के कंडीशन में हैं, ओवर हीट होगा ये किसी भी माध्यम से, तो उससे पहले जो है फ्यूज जो है कट जाएगा और शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा आपका पूरा वायर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। और इमली में अगर पूछा जाता तो इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। शुद्ध जल अम्लीय होता है या क्षारीय? तो शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, बल्कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, बल्कि यह उदासीन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पारसेक होता है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइग्रोमीटर बोलते हैं इसको। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और भी लाजवाब है, बहुत ही मैजिकल क्वेश्चन है। घड़ी में चाबी देना उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसको मारेंगे आंसर में गतिज ऊर्जा, जबकि घड़ी में चाबी देना स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, आप इसको ध्यान में रखें। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के पानी में NaCl यानी नमक पाया जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व बढ़ जाता है। परमाणु बम आधारित हैं। परमाणु बम किस पर आधारित हैं? तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर परमाणु बम आधारित हैं। परमाणु रिएक्टर आधारित हैं नाभिकीय विखंडन पर। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का मतलब होता है जब हम ध्वनि करते हैं और ध्वनि कहीं से टकराकर वापस फिर हमें सुनाई देती हैं, यह एक प्रकार से प्रतिध्वनि कहलाती हैं। और प्रतिध्वनि
किसके कारण होता है? तो ध्वनि का परावर्तन के कारण प्रतिध्वनियां हमें सुनाई देती हैं। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? अगर केल्विन मान में मानव शरीर के तापमान की बात की जाए तो 310 केल्विन। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब की माप की जाती है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांतों पर कार्य करता है। एक फैटम बराबर होता है 6 फीट। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? न्यूट्रॉन। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार करने के लिए दिया जाने वाला वेग होता है। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है, जब हम उस जो है पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण खत्म होती है और अन्य ग्रहों की स्टार्ट होती हैं, उसी पॉइंट पर हमारा वेग कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए, ताकि हम अपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की सीमा को पार कर जाएं। पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का क्या कारण है? तो पृथ्वी पर वायुमंडल दाब का कारण है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर ने दिया था। केपलर के ग्रहों के गति संबंधी नियम। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल का दाब क्या होता है? 4 ऑप्शन आपको वहाँ पे मिलेगा एग्जाम में। घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, निम्न में से कोई नहीं, ऐसे करके दे देगा। तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल का दाब जो है घटता है। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल जो है अपरिवर्तित रहेगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा, ये ध्यान में रखें। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मापता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कितने घंटे में? 24 घंटे में। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है पायरोमीटर। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है फ्लेक्सोमीटर के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। तो डीएसटी 3 प्रकार की किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। और गामा किरणों की वेधन क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। अल्फा किरणों की आयनन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, गामा किरणों की वेधन क्षमता ज़्यादा होती है। गामा किरणों में इतनी शक्ति होती है कि ये 15 सेंटीमीटर मोटी लोहे के जो है पट्टी को आसानी से पार कर सकती हैं, इसमें इतनी क्षमता होती है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। जो ठोस से द्रव में बदले बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और ये कपूर में देखने को मिलता है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की, अभी हमने पहले ही बात कर दी थी। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई होती है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है पारा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबे राइनर का त्रिक समूह एक इनका जो है सिद्धांत है। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोबे राइनर ने किया था। आगे देख लेते हैं। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक समूह सिद्धांत डोबे राइनर ने ही दिया था। तत्व के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम न्यूलैंड ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने किया था।
चूँकि दोस्तों अभी तक इतने ही क्वेश्चन, फिर अगले वीडियो में जो है आपको और भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं साइंस के, उन सारे क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन साइंस का जीके का मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।